हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे WBPSC जेई का जो 8वां पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 7वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो चुका है। ये 8वां पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक है। अब पिछले वाला पार्ट देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ऊपर में आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आंसर के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और बहुत इजी वे से समझाया गया है, तो देखिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। इन ए आरसीसी फुटिंग ऑन सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस देन। एक आरसीसी फुटिंग के लिए मिनिमम थिकनेस, एज का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब वही है और ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 150 मिलीमीटर मतलब 6 इंचेस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये फुटिंग का एक सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको एज कहा जाता है। ये जो फुटिंग है, एक आइसोलेटेड फुटिंग है, इसको एज कहा जाता है। ठीक है, एज का मिनिमम थिकनेस 150 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 6 इंचेस से कम होना चाहिए जब आइसोलेटेड फुटिंग होगा। इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग मिनिमम थिकनेस एट एज इज 150 मिलीमीटर, वही लिखा हुआ है। और बट इन केस ऑफ फुटिंग ऑन पाइल द मिनिमम थिकनेस एट एज इज़ 300 मिलीमीटर। मतलब जब आइसोलेटेड फुटिंग होगा तब उसका मिनिमम थिकनेस 150 से कम नहीं होना चाहिए, और जब फुटिंग फाइल फुटिंग होगा तब उसका थिकनेस 300 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। आरसीसी पाइप कैरिंग वाटर इज मेनली डिजाइंड फॉर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हुक टेंशन। आरसीसी पाइप जब बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन किया जाता है, तो वाटर कैरिंग के लिए आरसीसी पाइप जब डिज़ाइन किया जाता है तब मतलब कौन सा चीज़ ध्यान रखते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन सी हुक टेंशन इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, आरसीसी पाइप कैरिंग वाटर इज मेनली डिजाइन फॉर हुक टेंशन। सो हुप टेंशन, यहाँ पर हुप टेंशन मतलब हुप स्ट्रेस इज अ सर्कमफेरेंशियल फोर्स पर यूनिट एरियाज इन द पाइप वॉल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। जब एक पाइप के अंदर एक कोई फ्लूइड, कोई पानी जाता है, तो उसके लिए उसका सर्कमफेरेंशियल एरिया में उसका चारों तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है उसको हुप टेंशन कहा जाता है। ठीक है, और सर्कमफेरेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया को हुप स्ट्रेस कहा जाता है। उसको ध्यान रखते हुए आरसीसी पाइप को डिजाइन किया जाता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द लार्जेस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। ये एक बहुत बड़ा टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इन ए सपोर्टेड पाइप कैरिंग ए फ्लूइड अंडर प्रेशर। जब फ्लूइड कैरिंग होता है, मतलब एक पाइप के अंदर जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका सर्कमफेरेंशियल एरिया में क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 73। Doubly reinforced beams are recommended when? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक मतलब डबली रेनफोर्स्ड बीम जब कोई स्ट्रक्चर में दिया जाता है तब उसको कौन सा कारण दिया जाता है। ऑप्शन सी, बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ आर रेस्ट्रिक्टेड। जब उसका ब्रेथ और डेप्थ दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब इसके ज़्यादा उसका ब्रेथ नहीं होगा, इससे ज़्यादा डेप्थ भी नहीं होगा। ठीक है, जब रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, मना किया जाता है, तभी डबली रेनफोर्स्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 73 पहले गलत लिखा गया था, इसके कारण उसको सटीक करने के बाद ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ आर रेस्ट्रिक्टेड। डबली रेनफोर्स्ड बीम्स आर रिकमेंडेड when the depth of the beam is restricted, the breadth of the beam restricted, or both depth and breadth are restricted. डबली रेनफोर्स्ड बीम रिकमेंडेड उसी जगह पे किया जाता है जब उसका ब्रेथ, डेप्थ और दोनों ही एक साथ में, मतलब तीनों कारण के वजह से उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या है? Doubly reinforced beams is defined as the beam. Doubly reinforced beam एक beam है in which the reinforcement is provided by the steel
इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन जोन ऑफ द बीम। डबल रेनफोर्स्ड बीम एक बीम है, उसको दो तरफ ही मतलब टॉप में भी और बॉटम में भी, मतलब देखिए ये एक बीम है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन है, और ये सोच लीजिए ये वाला मतलब पूरा कटिंग सेक्शन है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला सेक्शन को कहा जाता है कंप्रेशन और नीचे वाला सेक्शन को कहा जाता है टेंशन, क्योंकि जब एक बीम बेंड होता है तब ऐसे करके बेंड होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो इस जगह पे होता है टेंशन, इस जगह पे होता है कंप्रेशन, और देखिए मेन तो इसी के कारण दिया जाता है। तो ऊपर जब फाइबर को कहा जाता है कंप्रेशन जोन और नीचे वाला कहा जाता है टेंशन जोन, ठीक है। तो दोनों जगह पे जब इसको स्टील प्रोवाइड किया जाता है उसी टाइप बीम को डबली रेनफोर्स्ड बीम कहा जाता है, ठीक है। और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में खाली इस नीचे की तरफ ही स्टील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और डब्ल्यू में ऊपर में भी और नीचे में भी। देखिए डिफाइंड एज द बीम इन विच रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टील इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन जोन ऑफ द बीम, ठीक है। डबली रेनफोर्स्ड बीम्स are provided in order to increase the moment carrying capacity of the section। एक स्ट्रक्चर का ये बीम का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डबली रेनफोर्स्ड बीम यूज किया जाता है। वी ऑल्सो know that we can increase the moment carrying capacity of beams by increasing its depth, but it is not always possible to increase the depth of beam because of architectural and aesthetic restriction। मतलब हम लोग तो इसका कोई भी बीम का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसका डेप्थ बढ़ाएंगे तो उसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन सब जगह पे हर जगह पे इसका डेप्थ नहीं बढ़ा सकते, इसका वाइड भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कुछ आर्किटेक्चरल और एस्थेटिक मतलब डिज़ाइन के पर्पस और घर के अच्छा सुंदर लगने से कारण उसको ख़राब लगेगा उसको बढ़ाएंगे तो बहुत सारा कारण को ध्यान रखते हुए उसको डबली रेनफोर्स्ड बीम दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसका डेप्थ नहीं बढ़ा सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन बहुत सारा ओनर के हिसाब से इंजीनियर के हिसाब से दिया जाता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक डिज़ाइन बना आर्किटेक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्चर बनाया और इंजीनियर भी बनाया, लेकिन दोनों को डिज़ाइन में कोई अंतर होगा, दोनों सब एक साथ में समझौता करके उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको मतलब कैसे किया दे जाएगा अच्छा लगेगा बढ़िया लगेगा, तब रड के ऊपर उसका मतलब डिज़ाइन के पर्पस रड से मिलता जुलता करके बनाया जाता है, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वन साइड, जैसे मैंने तो पहले ही बोल दिया वन साइडेड बीम है, ओनली बॉटम, उसका बॉटम सेक्शन में खाली उसको स्टिक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, what is the value of Young modulus for M25 concrete as per IS 456/2000? That is option B is the correct answer, 2.5 into 10⁴ megapascal। The Young modulus M25 concrete के लिए IS 456/2000 के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन बी 2.5 into 10⁴ megapascal है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ये तो बहुत मतलब याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हम। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए स्टील बीम इज लिमिटेड टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, L/325। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन स्टील बीम के लिए लिमिटेड क्या है? ऑप्शन बी L टोटल लेंथ बाई 325, L/325 ये होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन स्टील बीम, ठीक है। आप लोग जानते होंगे डिफ्लेक्शन क्या है। डिफ्लेक्शन इज द डिग्री टू व्हिच ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड अंडर ए लोड ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन। एक बीम अपना डिफॉर्मेशन के कारण जो जितना डिग्री बेंड होता है, डिग्री सम डिग्री बेंड होता है। डिफ्लेक्शन इज द डिग्री टू व्हिच स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड, और बेंडिंग के कारण उसका असली जो ओरिजिनल पोजीशन उसके हिसाब से कुछ डिग्री उसका पोजीशन डिस्प्लेस होता है, और उसी को जो डिफॉर्मेशन होता है उस एक लोड के कारण उसी को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। देखिए ये ओरिजिनल पोजीशन था और बाद में लोड के कारण ये नीचे तरफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इफ द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन AB is
35 degree and that of a line BC is 15 degree, then the included angle between the lines is ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 20 डिग्री। एक कैसे हुआ इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी का फोर बियरिंग, ये फोर बियरिंग है 35 डिग्री, ठीक है, एंड दैट ऑफ लाइन बी सी, ए बी सी का जो लाइन है वो 15 डिग्री है, ठीक है वो ठीक है, एंड देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइंस, ये दोनों का जो दोनों लाइंस है उसके दोनों वो दोनों का मतलब इंक्लूडेड एंगल का, ठीक है, बिटवीन द लाइंस का इंक्लूडेड एंगल कितना है उसको निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला निकालना है, दोनों के बीच में जो है, ठीक है, इंक्लूडेड उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कंसीडर AC इज द बेस लाइन ऑफ ए ट्राइंगल, AC एक बेस लाइन है, गिवन AB इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड हेंस हम लोग चेक कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 145 डिग्री। देन BC इज इक्वल टू 15 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 35 डिग्री माइनस 15 डिग्री दैट इज 20 डिग्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज 20 डिग्री। फोर बियरिंग क्या है इसके साथ साथ जान लेते हैं। फोर बियरिंग इसको शॉर्टली FB कहा जाता है और बैक बियरिंग भी BB कहा जाता है। फोर बियरिंग ए लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे, जब सर्वे लाइन मेज़र किया जाता है उसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के तरफ, मतलब इस पॉइंट से जब इस पॉइंट की तरह हम लोग इसका मेज़र करेंगे, जो फॉरवर्ड बियरिंग है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, उसको फोर बियरिंग कहा जाता है। और जब उसको बैक बियरिंग मतलब उसका बैक साइड में जब इसका अपोजिट है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट करेंगे उसको बैक बियरिंग कहा जाता है। देखिए ये एक मेजरमेंट लाइन है, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट तक इसका मेज़र करेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये वाला हो गया फोर बियरिंग और ये वाला माइनस ये वाला हो गया बैक बियरिंग, ठीक है। और इसमें भी ये है सेम, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग WCB होल सर्कल बियरिंग है। द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग शुड बी एग्जैक्टली 180 डिग्री, ये दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री होगा। BB इज इक्वल टू FB प्लस माइनस 180 डिग्री, जब 180 डिग्री से कम होगा फोर बियरिंग तब वो पॉजिटिव होगा और 180 डिग्री से ज़्यादा होगा फोर बियरिंग तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ ए थियोडाइट ट्रैवर्स आर जनरली मेजर्ड एज, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन। इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए थियोडाइट ट्रैवर्स आर जनरली मेजर्ड एज, ऑप्शन D क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 78. The suitable contour interval for a map with a scale 1:10,000 is, option A is the right answer, that is 2 meter. How is it possible? चलिए देख लेते हैं, इसका explanation देख लेते हैं। Given scale 1:10,000 that is 1, इसको एज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू 10,000 इन ग्राउंड, ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर इन ग्राउंड, तो 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.1 किलोमीटर इन ग्राउंड, ठीक है। सो ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, इसको जब 10 के इसको पॉइंट हटाने के लिए 10 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला कंटूर इंटरवल दैट इज CI इज इक्वल टू 20 बाय नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तो 20 बाय नंबर ऑफ सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर दैट इज 2 मीटर। सो द 2 मीटर इज द राइट आंसर, 20 बाई 10 बाई इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर इज द राइट आंसर। दोस्तों हम लोग तो लास्ट की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये हमारा चैनल है, मेरा वीडियोस को
लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। ये मेरा सिविल इंजीनियरिंग चैनल है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे तो मैं जो भी हम लोग जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो वाला नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, लोकेशन ऑफ contour gradient for highway is best set out from option B is the right answer, settle down the hill। मतलब एक contour gradient के लिए, हाईवे के लिए, ठीक है, लोकेशन ऑफ contour gradient फॉर हाईवे बेस्ट सेट आउट क्या है, settle down the hill। It is right because saddle means lower point between two summits and contour gradient means the horizontal contour or horizontal gradient in the contour। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज राइट, किस राइट है, सैडल मीन्स दो लोअर पॉइंट का जो समिट्स है, टू समिट्स एंड कॉन्टूर ग्रेडियंट, ठीक है। तो दोनों का जो द हॉरिजॉन्टल कॉन्टूर और हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट द कॉन्टूर। ए कॉन्टूर लाइन क्या है, ए कॉन्टूर इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है ऑफ कांस्टेंट एलिवेशन ऑन द ग्राउंड सरफेस। एक ग्राउंड सरफेस के हिसाब से उसका जो एक इमेजिनरी एक ग्राउंड सरफेस से अप एंड डाउन क्या है, उसका जब मेजरमेंट करेंगे, उसका जो एलिवेशन एक मतलब हाइट एक लेवल लेकर उसका इमेजिनरी लाइन इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट एलिवेशन, ठीक है, उसको ग्राउंड सरफेस के हिसाब से उसी को कॉन्टूर लाइन माना जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्व्स इज अवॉइडेड ऑन हाईवे। हाईवे में कौन सा कर्व अवॉइड किया जाता है, सिंपल कर्व, नॉट, कंपाउंड कर्व, नॉट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज रिजर्व कर्व। ऑप्शन डी नन ऑफ द वन, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो रिजर्व कर्व क्यों इसको अवॉइड किया जाता है वो जान लेते हैं। रिजर्व कर्व प्रोवाइड्स इमीडिएट टर्निंग। रिवर्स कर्व में क्या होता है, इमीडिएट टर्निंग होता है। सो व्हिच शुड नॉट बी प्रेजेंट इन हाईवे, तो हाईवे में वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसको मतलब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रिजर्व कर्व इन हाईवे, एज इट मे लीड टू एक्सीडेंट, सो इट इज़ अवॉइडेड। इसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, सो इसको अवॉइड किया जाता है। तो रिजर्व कर्व क्या है देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली तो एक कर्व है, सिंपल कर्व है, इसका दो टेंजेंट है और ये कर्व है सेम रेडियस और इसका सेंटर एक ही तरफ है, ये सिंपल कर्व है। और रिवर्स कर्व देखिए ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, और दोनों का मतलब इस तरफ एक कर्व है, उस तरफ एक कर्व है, इसका दोनों का रेडियस सेम है और इसका रेडियस सेम है, दो रेडियो है, ठीक है। तो इस ये दोनों का भी सेम हो सकता है, ठीक है, टेंजेंट दो है, तो ये जो कर्व फॉर्म हुआ इसके कारण, ठीक है, तो इसी को रिवर्स कर्व कहा जाता है। तो ये वाला कर्व हाईवे में ज़्यादा रहेगा तो एक्सीडेंट बढ़ सकता है, और इस कारण इस कर्व सिंपल कर्व इसके कारण उतना नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारा जगह भी मिल सकता है, ठीक है। और देखिए दोनों का अलग अलग मतलब सेंटर है और दोनों अलग तरफ है। इसको जब सिंपल कर्व रिजर्व कर्व का कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब आप इसका पिक्चर मन याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कंपाउंड कर्व क्या है, ये वाला पिक्चर जो कंपाउंड कर्व का है, ये कंपाउंड कर्व है, ग्रीन वाला लाइन जो दिख रहा है ये कंपाउंड कर्व है, और इसका सेंटर एक ही तरफ होता है, लेकिन इसका रेडियाई अलग अलग दो रेडियाई होता है, रेडियस, ठीक है, और रेडियस का मतलब अलग अलग सेंटर भी होता है, लेकिन इसका तो ये तीन कर्व का पिक्चर है, सिंपल कर्व, रिवर्स कर्व और कंपाउंड कर्व, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छा वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। और जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया उसी कारण हमारा वीडियो अभी मतलब ठीक ठाक चल ही रहा है। तो हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। तो अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद।